तो हमने लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया था। अब आज हम शुरू करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। कहाँ से शुरू करेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो इस थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने दिया था 1901 में। इस थ्योरी को किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था 1901 में। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट सॉरी, ये थोड़ा सा वो है, डिस्को नहीं है, डिसकंटिन्यूसली है। ठीक है, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम और क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। बहुत ही सिंपल सी बात, समझना इसको ध्यान से कि जैसे कोई लाइट आ रही है, मान लो एक सोर्स है हमारे पास जिसे हम लाइट भेज रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं? लाइट, तो ये क्या आ रही है? लाइट आ रही है। ये क्या आ रही है? लाइट आ रही है। हम इसे लाइट भेज रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़, इस लाइट में ना ये मेथड भी हो सकता है, यानी कि वेव नेचर भी हो सकता है। दूसरा, लाइट जो है वो एक्चुअल में क्या है, जो मैक्स प्लैंक ने समझाया कि जब भी हम लाइट, कोई भी लाइट एमिट होती है या कोई भी लाइट एब्जॉर्ब होती है तो वो कंटिन्यूसली कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होती। और वेव कैसे चलती है? वेव मूव्स कंटिन्यू। ठीक है, वेव्स हमेशा कंटिन्यूसली चलती है। तो लाइट कभी भी कंटिन्यूसली आ नहीं रही है, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो it is not continuously but it is discontinuously in the form of small discrete packets of energy। तो लाइट जो आ रही है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म पे आ रही है। ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हमने बोला पार्टिकल्स। जिनको हमने क्या बोला? पार्टिकल्स। और दरअसल ये हैं क्या? ये हैं एनर्जी पैकेट्स। ये क्या हैं? एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम या फिर क्वांटा। तो इनको हमने और क्या नाम दे दिया? इनको हमने और नाम दे दिया क्वांटा या फिर क्वांटम। ठीक है, लाइट के केस में, लाइट के केस में ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। लाइट के केस में इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, अब मैक्स प्लैंक ने कहा, मैक्स प्लैंक ने कहा कि E इज इक्वल्स टू, सॉरी, मैक्स प्लैंक ने समझाया कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया? E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू। तो ये आ गया एक फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ समझना, अब एक चीज़ समझना कि हमने फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 1। अगर हम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को इक्वेशन 1 में रख दें तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बनी? इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्लियर, बढ़िया। अब यहाँ पे H जो है वो क्या है? H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सारी चीज़ें समझ लो। E क्या है यहाँ पे? E है हमारा एनर्जी ऑफ क्वांटा। E क्या है? E है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, बढ़िया।
म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? म्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। ठीक है। और एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स। तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक। दूसरी वैल्यू क्या होती है h की? h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻37 किलो जूल सेकेंड। ठीक। एक और वैल्यू होती है h की, तो h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक। और एक बात ध्यान रखना, 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल्स। 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल्स। ठीक है। तो ये बात आई समझ में। E इज इक्वल्स टू म्यू, E इज इक्वल्स टू म्यू फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल्स टू H इंटू म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो E किसके बराबर आ जाएगा? HC अपॉन लैम्डा। E क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की 3 वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यू सेम है, बस 10 की पावर में जो नंबर लिखे हैं वो अलग अलग हैं और उनसे यूनिट भी बदल जाती हैं। अगर 10⁻⁻34 है तो वैल्यू है जूल सेकेंड। 10⁻⁻37 है तो वैल्यू है किलो जूल सेकेंड। और अगर 10⁻⁻27 है तो वैल्यू है, यूनिट है हमारी अर्ग सेकेंड। ठीक है। आया समझ में? आगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक चीज़ समझो, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि वो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। कोई बॉडी है, वो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। तो यहाँ पे एटम समझ लो, कोई भी एटम है वो कुछ एनर्जी क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो जब वो ट्रांसमिट करेगा तो कितनी उसने क्वांटम नंबर कितने फोटॉन्स उसने एब्जॉर्ब किए थे, उसके बारे में बात करेगा। तो इफ़ द एनर्जी is transmitted, if the energy is transmitted, ठीक है, from one body to another अगर हम एनर्जी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करें, ठीक है, तो E किसके बराबर आ जाएगा? तो E की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल्स टू NH इंटू म्यू, NH इंटू म्यू। ठीक, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे N क्या है? H और म्यू और E तो पता है। N क्या है? N है नंबर ऑफ क्वांटा या फिर फोटोन। N क्या है? नंबर ऑफ क्वांटा या फिर फोटोन। आया समझ में? तो इसी वाले फॉर्मूले से E का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू NH इंटू C बाय लैम्डा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है?
अगर हम बात करें 1/λ की, तो 1/λ किसके बराबर होता है? वेव नंबर के बराबर होता है। तो ये बना आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। और एक और ई का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू NHC इंटू वेव नंबर। तो ये बना आपके लिए इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक आया समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने भी बहुत सारी चीज़ें समझी, उसके बाद अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है। और बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक। बोहर के पोस्टुलेट्स क्या थे बोहर मॉडल के? पहला कि जो एटम है उसके पास न्यूक्लियस है जहाँ पे सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यानी कि कोई एटम है, कोई भी एटम है, उस पर क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। उस पर ये है, ये क्या है हमारे पास? ये न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस में क्या होता है? सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक। दूसरा बताया उन्होंने कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। यानी कि अगर हम एटम और न्यूक्लियस के बीच के साइज़ की बात करें तो ये हमारे पास एटम है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये एटम है और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो अगर न्यूक्लियस की बात करो तो न्यूक्लियस एटम से काफ़ी छोटा है कि नहीं है? तो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम रहे हैं एक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट पे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इन्हीं परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परमिटेड सर्कुलर पाथ। और इन्हीं परमिटेड सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। यहाँ तक आया समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, द अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि जो कूलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये चीज़ समझना। देखो एक चीज़, दरअसल क्या होता है कि परमिटेड ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा। बोहर वाले में क्या था कि बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, लेकिन वो घूमते घूमते वो एनर्जी लॉस करके गिर सकता था। बट रदरफोर्ड बोहर के अकॉर्डिंग ऐसा, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो है और इलेक्ट्रॉन घूमेगा भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पर घूमेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना तो कम हो ना तो ज़्यादा हो, वो फिक्स रहे। तो फिक्स रहने के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स से न्यूक्लियस के साथ बाइंड अप है उतनी ही फोर्स से वो आगे मूव भी करे, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बोला गया कि कूलॉम्बिक फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ था वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इक्वल है। कूलॉम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी दूसरे फोर्स की वजह से लगता है, और इसका काम सिर्फ इतना है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी लॉस या गेन ना होने दे, ठीक है। समझ गए? तो इसमें बोहर के पोस्टुलेट्स में ये पहला पॉइंट बहुत मेजर है कि कूलॉम्बिक फोर्स हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और कूलॉम्बिक फोर्स क्या होता है? कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक, समझ गए? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पाई है, h अपॉन 2 पाई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी ऑर्बिट पे घूमेंगे जिसका
एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, h/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। mvr इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, h/2 पाई। ठीक, समझ गए। अब nth ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए बात करें, nth ऑर्बिट की बात करें, तो mvr किसके बराबर था, mvr इज इक्वल्स टू h/2 पाई। अगर हम पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की बात करें, ठीक, तो n क्या है हमारे पास, n कुछ भी हो सकता है। तो फॉर nth ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ये बात आई समझ में कि नहीं आई। अब n मान लो पहली ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो अब पहली ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो mvr कितना आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या मतलब वो वहीं पर ही मिलेगा, एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, या तो h/2 पाई होना चाहिए, या फिर h/पाई होना चाहिए, या फिर 3h/2 पाई होना चाहिए, या फिर 4h/2 पाई होना चाहिए। 4h/2 पाई क्या, इसको डायरेक्टली 2h/पाई लिख लो, 2h/पाई होना चाहिए, या फिर 5h/2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक। तो जिनका एंगुलर मोमेंटम इतना आएगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके अलावा कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। These orbits in which the orbits in which electron can revolve are known as stationary orbit। अब देखो जैसे ये एटम है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन सोचो आप इलेक्ट्रॉन इतने बीच में कहीं मिल जाए, या इधर कहीं मिल जाए, या इधर कहीं मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन उसके पर्टिकुलर पाथ पर ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। तो जिस पाथ पर, जिन ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अच्छा, स्टेशनरी क्यों कहते हैं, ठीक है, स्टेशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नेक्स्ट, सभी स्टेशनरी ऑर्बिट्स एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखाती हैं। सभी स्टेशनरी ऑर्बिट्स एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रखती हैं या दिखाती हैं, जो समझ लो, ठीक है। और उन एनर्जीज़ को, ठीक है, उन एनर्जीज़ की वजह से हम ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। अब एनर्जी लेवल हमारे कितने होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं हमारे दो तरह के। कितने होते हैं, दो तरह के, ठीक है। तो एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल दो तरह के होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। एक ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है, वो है ग्राउंड स्टेट वाली। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ग्राउंड स्टेट वाली, ठीक है। अब बात आती है एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। एनर्जी लेवल्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे पहली ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी लेवल है वो उसको हमने के नाम दिया है, दूसरी ऑर्बिट के लिए उसको हमने एल नाम दिया है, तीसरी वाली के लिए हमने उसको एम नाम दिया है, चौथी वाली के लिए हमने उसको एन नाम दिया है, ठीक है। तो ये यूपीएससी नेम किए गए हैं, पहली ऑर्बिट को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन, ठीक, समझ गए। तो जिस भी स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्बिट ले लो, चाहे वो पहली वाली ले लो, चाहे दूसरी ले लो, चाहे तीसरी ले लो, चाहे चौथी ले लो, कोई भी ऑर्बिट ले लो, हमेशा ध्यान रखना उसकी अमाउंट, उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है, ठीक है।
जैसे अगर पहली ऑर्बिट है तो पहली ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होगी, बिल्कुल फिक्स होगी, ठीक है। और उस ऑर्बिट की एनर्जी भी कैसी होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके या थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करके अपनी ऑर्बिट में बदलाव ला सकता है, ठीक। तो द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट। और इसी जंपिंग को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसी जंपिंग को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब समझना, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियस के बाद ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल। पहली शेल को हम क्या कहते हैं, के शेल, दूसरी वाली को एल, तीसरी वाली को एम और चौथी वाली को एन। अब ये चीज़ समझना ध्यान से, अगर मानो कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपको पहली वाली शेल पे मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, पहली वाली शेल पे मिल रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन इन एनर्जी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन अ फोटोन, इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन गेन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप करके कहाँ चला जाएगा, सेकंड वाली ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। अगर वहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली ऑर्बिट में है मान लो, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, लॉस ऑफ फोटोन, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस ऑफ फोटोन कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, जंप होके के में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, जंप होके के में चला जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गया ना। गेन ऑफ फोटोन यानी कि इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, एंड लॉस ऑफ फोटोन यानी कि इट एमिट्स द एनर्जी। यहाँ तक आई बात समझ में कि नहीं आई, यहाँ तक आई बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बोहर के ये पोस्टुलेट्स थे, बोहर की ये कहानी थी, बोहर का ऐसा कहना था, ठीक है। क्या कहना था कि कूलोम्बिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अपना फोर्स लगाता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस खींचता है जब इलेक्ट्रॉन को, तो वो फोर्स और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स इक्वल होंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे मिलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, h/2π के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चौथा, जो एनर्जी लेवल्स हैं यानी कि जो ऑर्बिट्स होती हैं उनकी फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होती है, और इसीलिए हम ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। एनर्जी लेवल्स दो होते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। कौन कौन से एनर्जी लेवल हैं, पहली ऑर्बिट का एनर्जी लेवल के है, दूसरी का एल है, तीसरी का एम है, चौथी का एन है। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, कैसे, बाय एमिटिंग एंड बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से पहली शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसने एक फोटोन का गेन किया, तो वो सेकंड वाली शेल पे चला गया। सेकंड वाली शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसने एक फोटोन को लॉस किया, तो वो पहली वाली शेल पे आ गया। यहाँ तक आई बात समझ में। आज के लिए इतना ही, बाकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।